चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एबीसी एजुकेशन एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पहले तो आप लोग जुड़ते हुए चले, फिर मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। जुड़ते हुए चले आप लोग। चैनल को शेयर भी करते चलें और स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज का पार्ट। और हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे थे अभी तक, वो बेस्ड थी आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री पे, है ना। तो ये हमारा ग्रुप सी का जो टेस्ट सीरीज है, ये 11 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रवक्ता का बैच। और मैंने जिस पार्ट पर आप लोगों को कल छोड़ा था, वो उत्तराखंड का जो इतिहास की जानकारी है, उसमें किस तरीके से जानकारी आदि ऐतिहासिक काल से मिल रही थी, हमने उसको डिस्कस करा। और आज ऐतिहासिक वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उन 3 प्रकार के ग्रंथों को डिस्कस किया जाता है आदि ऐतिहासिक पार्ट में। और ये 3 प्रकार के जो ग्रंथ थे, मैंने उसको कुछ इस तरीके से बांटा। सबसे पहला था धार्मिक ग्रंथ। कुछ ग्रंथ ऐसे थे जिन ग्रंथों को आपने गैर धार्मिक ग्रंथ कहा, ठीक। और कुछ ग्रंथ ऐसे थे जिन ग्रंथों को हम यात्रा वृतांत की कैटेगरी में ला रहे थे। यानी जब मानवों के माध्यम से लिपियों का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया गया, तो फिर हमने समय के साथ साथ कुछ ग्रंथ लिखने शुरू करे। और जो ग्रंथ हम लोगों ने लिखे, उसमें उत्तराखंड की जानकारी कुछ धार्मिक ग्रंथों से ली, कुछ गैर धार्मिक ग्रंथों से ली, और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ यात्रा वृतांत विदेशियों के द्वारा लिखे गए हैं, तो हमने उससे भी जानकारी का कलेक्शन किया। अगर मैं बड़ा बड़ा रिकॉल करूं, तो हमारे पास जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उस धार्मिक ग्रंथ में पहला पार्ट आ रहा था आपका ऋग्वेद के नाम से। यानी हम लोगों ने क्या करा, ऋग्वेद नाम के ग्रंथ को जब डिस्कस करा या पढ़ा, तो उसमें उत्तराखंड का जिक्र देखा। ऋग्वेद के अलावा हम लोगों ने क्या करा कि स्कंद पुराण नाम का जो ग्रंथ है, इसमें भी देखने की कोशिश करी कि उत्तराखंड का जिक्र किस प्रकार से मिलता है। ऋग्वेद स्कंद पुराण के अलावा अगर हम देखें, तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ को कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से भी उत्तराखंड का उल्लेख हम लोगों ने देखा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की तरह एक ब्राह्मण ग्रंथ हमारे बीच में आया था। इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था कौशुतकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो कौशुतकी ब्राह्मण ग्रंथ से भी उत्तराखंड की जानकारी का कलेक्शन किया था। फिर मैंने कुछ ग्रंथ ऐसे लाए थे धार्मिक बेसमेंट के आधार पर, जिन ग्रंथों में से एक ग्रंथ था आपका महाभारत। तो महाभारत को जब पढ़ा, तो महाभारत से भी उत्तराखंड की जानकारी मिली। महाभारत के अलावा जिस ग्रंथ को आप रामायण कहते हो, हमने इस रामायण नाम के ग्रंथ से भी उत्तराखंड की जानकारी पढ़ने का काम करा या जानकारी प्राप्त की। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करा कल कि विष्णु पुराण हुआ और वायु पुराण, हमने इस पार्ट को भी डिस्कस में लाया था कि किस तरीके से जानकारी मिलती है। फिर हमने इन चीजों को पढ़ते हुए एक तीसरा पार्ट देखा था, जिसका संबंध था बौद्ध साहित्यों से। यानी बौद्ध साहित्यों के द्वारा उत्तराखंड की जानकारी किस प्रकार से मिलती है, हमने उन ग्रंथों को पढ़ा था। फिर हमने गैर धार्मिक ग्रंथ उठाए, और गैर धार्मिक ग्रंथों में एक ग्रंथ आया था जिसका नाम था रघुवंशम। कालिदास ने लिखा हुआ था, इसको भी पढ़ा था। रघुवंशम के अलावा कालिदास ने ही एक रचना लिखी थी, इस रचना का नाम है मेघदूत। मेघदूत को भी डिस्कस करा। मेघदूत के अलावा हम लोगों ने तीसरा जो ग्रंथ डिस्कस करा था, वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। वो क्या था? वो अभिज्ञान शाकुंतलम था। यानी इस ग्रंथ से भी उत्तराखंड की जानकारी पाई। फिर हमने क्या करा कि एक ग्रंथ देखा था, जिस ग्रंथ का नाम था राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी नाम के ग्रंथ से भी उत्तराखंड की जानकारी का कलेक्शन किया।
इन सब चीजों को पढ़ करके हम विदेशियों के यात्रा वृतांत में पहुंचे थे। ठीक। और विदेशियों के जो यात्रा वृतांत हैं, इस यात्रा वृतांत में जो जो चीजें हम लोगों तक देखने को मिली, या जिन जिन वृतांतों को हमने पढ़ा था, उसमें से एक यात्रा वृतांत था सीयू की। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो मैंने सीयूकी से अवगत कराया था। सीयूकी के अलावा देखें तो हमारे पास एक रचना आई थी, अ जर्नी अ जर्नी टू लेक मानसरोवर। अ जर्नी टू लेक मानसरोवर, इस रचना को पढ़ा था। ठीक। इसी तरीके से हमने क्या करा कि उत्तराखंड के संबंध में फिर एक और जानकारी का माध्यम देखा था। इस माध्यम को आपने नाम दिया था क्या? वॉन्डरिंग इन द हिमालय। वॉन्डरिंग इन द हिमालय। ये सारी की सारी रचनाएं ऐसी थी जिन रचनाओं में हमने क्या पढ़ा, इन रचनाओं में आपने उत्तराखंड को लेकर के जो विदेशियों के यात्रा वृतांत थे, उन यात्रा वृतांतों को समझा था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की जो जानकारी है, उस जानकारी में कौन कौन सी चीजों का उल्लेख अन्य प्रकार से मिल सकता है। देखते हैं। ये रहा। तो देखना कि इसके बाद के पार्ट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया है, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लिया है, और अब हम लोग तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिस पार्ट को नाम देते हैं ऐतिहासिक काल। ये उत्तराखंड की हिस्ट्री का वो पार्ट है जिसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड करा है। और 3 कौन कौन से भागों में डिवाइड करा है? तो हमने ऐतिहासिक कालखंड को पहले बांटा है किसमें? प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में। यानी प्राचीन कालीन उत्तराखंड की जो जानकारी है, इस प्राचीन कालीन उत्तराखंड की जो जानकारी है, वो आपको इसके पहले खंड के द्वारा प्राप्त कर दी जाती है। इसके अलावा हमने क्या करा कि उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक काल में दूसरा पार्ट पढ़ा या पढ़ना है, जिसको मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास कहते हैं। यहां से उत्तराखंड की जानकारी लेंगे। और तीसरा कालखंड आएगा, जिस कालखंड को हम नाम देते हैं आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। यानी हमने इस ऐतिहासिक वाले पार्ट को 3 भागों में बांट दिया: प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड। और ये जो प्राचीन उत्तराखंड है, इस प्राचीन उत्तराखंड में भी जो पहला राजवंश शासन सत्ता पर स्थापित हुआ, इस राजवंश का नाम है कुनिंद वंश। और आज हम लोगों ने मेनली यही काम करना है कि कुनिंद लोग आए कहां से थे, किस प्रकार से इनकी सत्ता की जानकारी उत्तराखंड के इतिहास में मिल पाती है। तो समझना कुनिंद राजवंश की हिस्ट्री कैसी कैसी। अब ये जो कुनिंद नाम का राजवंश है, अगर मैं इस कुनिंद राजवंश की जानकारी को बेसिक रूप से सामने रखूं, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में ये जो राजवंश था, इस राजवंश को पहला ऐसा राजवंश माना जाता है जिसने उत्तराखंड के इस मध्य हिमालय पर शासन किया। पहला राजवंश था। और चूंकि इसने उत्तराखंड के क्षेत्र पर पहली बार शासन सत्ता स्थापित की, तो यहां से हमको कुछ जानकारी ऐसी भी मिलती है कि कुनिंद ही वो लोग थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी अपनी राजनीतिक सीमाएं बढ़ाई। हालांकि इस राजवंश का जो राजाओं के नाम है या राजवंशावली है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी राजनीतिक सीमा का विस्तार किया जरूर था। इसलिए हम इस राजवंश को उत्तराखंड के इतिहास का पहला राजनीतिक राजवंश कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो उत्तराखंड के इतिहास का पहला जो राजनीतिक राजवंश है, वो राजनीतिक राजवंश कौन सा? कुड़िंदों का। लेकिन हमने इसको ऐतिहासिक राजवंश क्यों नहीं कहा, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान रखना कि इस राजवंश को आप राजनीतिक राजवंश ही कह रहे हो, ऐतिहासिक राजवंश नहीं कह रहे हो। इसके पीछे रीजन ये है कि हमको इस राजवंश के संबंध में
प्रॉपर वंशावली प्राप्त नहीं होती है। अब वंशावलियां प्राप्त नहीं होंगी तो राजाओं का सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो इस बिहार पर हम इसको ऐतिहासिक नहीं मानते, बल्कि उत्तराखंड की हिस्ट्री का पहला राजनीतिक राजवंश मानते हैं। लेकिन बाय चांस प्रश्न बने कि अगर ये राजनीतिक राजवंश है, ऐतिहासिक नहीं है पहला, तो फिर प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहला ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड का कौन सा। तो अगर पहले ऐतिहासिक राजवंश की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में एक राजवंश आया था, इस राजवंश का नाम था कार्तिकेयपुर। ठीक, और यही कार्तिकेयपुर राजवंश आगे चल करके कत्यूरियों के नाम से स्थापित होगा। तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड के इतिहास का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश है वो कार्तिकेयपुर होगा, और कार्तिकेयपुर को ही आगे चल करके आपने जो नाम दिया वो नाम आपका कत्यूरी राजवंश होगा। तो पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा? कार्तिकेयपुर। और पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा? कुड़िन। इतनी चीजें आपने इस कुड़िन राजवंश की शुरुआती स्टेप में याद रखनी है। अब हम इस जिस राजवंश को पढ़ रहे हैं, जिसको कि मैंने कुड़िंदों का नाम दिया, अब कुड़िंदों की जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं? कुड़िंदों की जानकारी के या इस राजवंश के सोर्स कौन कौन से हैं जहां से पता चला कि उत्तराखंड में इस प्रकार का राजवंश था? तो जानकारी के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को हम देखें तो हमारे पास जानकारी आती है इस राजवंश की ग्रंथों के द्वारा। ग्रंथों को पढ़ा जाता है तो इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। ग्रंथों के अलावा इस राजवंश की जो जानकारी है वो अभिलेख देते हैं। वो कौन देते हैं? वो देते हैं अभिलेख। कि हम अभिलेखों को जब पढ़े तो जानकारी अभिलेखों में कुड़िंदों की हो, और जब कुछ पुस्तकों को, कुछ ग्रंथों को पढ़े तो इसमें भी आपको जानकारी कुड़िंद राजवंश की मिलती है। और ऐसे ही हमको जानकारी का जो सोर्स है इस राजवंश का, सबसे फेवरेबल आता है इस राजवंश के राजाओं की मुद्राएं। 3 सोर्सेस है, जिन 3 सोर्सेस को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? कुड़िंदों का उल्लेख कर सकते हैं। जुड़ते चलें। सूरज मेहर, हाँ आज हिंदी की भी क्लास होगी। आज थोड़ा सा क्लास में टाइमिंग पहले हो रखा है, तो इसके तुरंत बाद 5 बजे से हिंदी चलेगी आज। ठीक है, तो जानकारी के सोर्सों में मैंने कहा आपके पास 3 होंगे। एक तो ग्रंथ होंगे, एक आपका अभिलेख होगा, और आपके पास सोर्सेस में कुड़िंद राजाओं की मुद्राएं होंगी। 3 टाइप के सोर्सेस। अब हम काम क्या करेंगे कि हमको यहां से ग्रंथों को पढ़ना है, अभिलेखों को पढ़ना है, और पढ़ना है मुद्राओं को। और जब हम तीनों बेसमेंटों में पहला बेसमेंट उठा लेते हैं, कौन सा? ग्रंथ वाला। तो ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ इस राजवंश का उल्लेख हम तक करवाते हैं, तो उसमें कुछ ग्रंथ आते हैं, जिसमें पहला ग्रंथ आपको ध्यान रखना है महाभारत। यानी मैं जब महाभारत को पढ़ता हूं तो महाभारत भी जानकारी देता है कुड़िंद राजवंश की। महाभारत के अलावा अगर हम देखें तो इस प्रकार के राजवंश की जो जानकारी मिलती है वो अष्टाध्याय में भी है। अब ये अष्टाध्यायी क्या? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। जिस प्रकार से महाभारत जानकारी देता है, जिस प्रकार से अष्टाध्यायी जानकारी देता है, हमारे पास एक ग्रंथ ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। इस ग्रंथ को कहते हैं वृहत संहिता। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? वृहत संहिता। ये लिखी थी वराहमिहिर ने। और वृहत संहिता के अलावा अगर हम देखें कि कहां से और जानकारी मिलती है, तो हमारे पास एक जानकारी का जो सोर्स यहां पर आता है, वो सोर्स टॉलमी अपने विवरणों में देता है। यानी टॉलमी के जो विवरण हैं, इन विवरणों से भी आपको इस राजवंश का उल्लेख मिलेगा। इस राजवंश की जो जानकारी है वो जानकारी विष्णु पुराण के द्वारा भी मिलती है, और विष्णु पुराण के अलावा इस राजवंश का उल्लेख करवाता है वायु पुराण। ये हैं सोर्सेस। और जो सोर्सेस मैंने सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके ग्रंथों से जुड़े हैं। यानी आप महाभारत को पढ़ो, अष्टाध्याय को पढ़ो, आप वृहत संहिता को देखो, टॉलमी के विवरणों को देखो, और वायु पुराण और विष्णु पुराण को पढ़ो, तो हमको कुड़िंदों की जानकारी का उल्लेख मिल जाता है। चैनल को, वीडियो को शेयर भी करते हुए चलना आप लोग। ठीक है।
अब हमारे पास दूसरा पार्ट आता है अभिलेख। पढ़ना हमने इन सभी को है। ग्रंथों में जो जो ग्रंथों का मैंने उल्लेख करा, इन ग्रंथों की स्टडी करनी है। अभिलेख भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों में आपको एक एरिया पड़ता है मध्य प्रदेश का, इसको कहते हैं भरहूत। भरहूत की लोकेशन एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और यहां पर जो अभिलेख है उसमें कुड़िंदों की जानकारी है। कहते हैं कि टोटल इस राजवंश के 5 अभिलेख मिले, और उन 5 अभिलेखों में ये जो भरहूत का है क्षेत्र, यहां से आपको टोटल 4 अभिलेख मिले। 5 अभिलेख इस राजवंश के शासकों ने जारी किए, और 5 में से 4 भरहूत में ही मिलते हैं। लेकिन एक 5वां जो अभिलेख है ये मिलता है मथुरा से। तो 4 और ये कितना हुआ, 5। ये तो वो अभिलेख हैं जिन अभिलेखों को कुड़िंद राजाओं ने जारी किया। लेकिन देहरादून के क्षेत्र में एक पड़ाव पड़ता है, इस पड़ाव का नाम है कालसी। कालसी की लोकेशन में सम्राट अशोक, जो कि मौर्यों का राजा था, इस सम्राट अशोक ने कालसी के क्षेत्र में 257 ईसा पूर्व में एक शिलालेख जारी किया। इसमें भी कुड़िंदों की जानकारी मिली। तीसरा सोर्स, अब ये जो तीसरा सोर्स है ये है मुद्राएं, यानी सिक्के। इस राजवंश के जो राजा थे उन्होंने सिक्के निकाले, और जो सिक्के इन्होंने जारी किए, उन सिक्कों को बेसिकली हम 3 प्रकार में बांटते हैं। हालांकि वो प्रकार किस बिहार पर है वो मैं समय के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन जो 3 प्रकार के सिक्के हैं उनमें एक प्रकार का सिक्का है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का मिला था इस राजवंश का। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के के अलावा एक सिक्का है, यह है अमोघ भूति प्रकार का सिक्का। और अमोघ भूति प्रकार के सिक्के के अलावा एक तीसरा टाइप है छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का। यानी जब हम इस राजवंश के राजाओं के द्वारा जारी किए गए सिक्कों को पढ़ते हैं तो सिक्के 3 प्रकार के मिले, एक अल्मोड़ा प्रकार का, एक अमोघ भूति प्रकार का, और एक छत्रेश्वर प्रकार का। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे राजवंश में कैसे कैसे सोर्सेस हैं और उन सोर्सेस के माध्यम से जानकारी कैसे मिलती है, तो वो कुछ इस प्रकार की बेसमेंट है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रंथों को, कि जो ग्रंथ लिखे हुए हैं इन ग्रंथों में कुड़िंदों की जानकारी किस प्रकार की है। ठीक है, जुड़ते हुए चले। अब देखो कि मैं पहला पार्ट स्टार्ट करूंगा जिसका बेसमेंट रहेगा ग्रंथ। यानी हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ग्रंथों को पढ़ करके कुड़िंदों के बारे में क्या जानकारी मिलती है वहां पर आएंगे। और अगर मैं देखूं कि कुड़िंदों के संबंध में जो ग्रंथ हम लोगों तक जानकारी देते हैं उनमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सोर्स मैं सामने रखता हूं, यह है महाभारत का। ठीक है जी, तो महाभारत नाम के इस ग्रंथ में कुड़िंदों का उल्लेख। अब महाभारत क्या कहते हैं समझना। महाभारत में कुछ विशेष प्रकार के शब्द लिखे हैं, और उन शब्दों में से एक है द्विज। यानी जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत को पढ़ते समय एक शब्द हमारे सामने आता है द्विज। और न सिर्फ द्विज आता है बल्कि महाभारत को पढ़ते हुए एक दूसरा शब्द आएगा। इस शब्द को कहते हैं द्विज श्रेष्ठ। एक तो है द्विज और दूसरा है द्विज श्रेष्ठ। अब जो द्विज शब्द है, महाभारत में इस द्विज शब्द को रिलेट किया गया है कुड़िंदों से। और जो इस कुड़िंद राजवंश में राजा था या राजा थे, उनके लिए जो शब्द यूज किया गया वो द्विज श्रेष्ठ है। प्रश्न आया है कि महाभारत में
कुड़िंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना, महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया और इसी महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये महाभारत कह रहा है। अब दूसरा, ये जो महाभारत है, इस महाभारत काल के समय एक राजा की जानकारी मिलती है। इस राजा का नाम था सुबाहु। और महाभारत कहती है कि ये जो सुबाहु नाम का राजा था, इसने महाभारत की लड़ाई में 5 पांडवों का पक्ष लिया। ठीक है, यानी जब महाभारत की लड़ाई लड़ी गई तो महाभारत की लड़ाई में एक तरफ 5 पांडव हैं और दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। तो सुबाहु नाम के इस राजा ने क्या करा? इस महाभारत की लड़ाई में 5 पांडवों का सहयोग किया, पार्टिसिपेट करता है युद्ध में। और जो महाभारत कालीन शासक सुबाहु है, महाभारत के ग्रंथ में कहा गया है कि इसने आज का जो गढ़वाल में श्रीनगर का एरिया है, इस श्रीनगर में अपनी राजधानी बसाई। अब जब इसका उल्लेख श्रीनगर में राजधानी बसाने को लेकर के मिलता है, तो कहते हैं कि आगे चल करके इसके एक पुत्र ने जन्म लिया, सुबाहु का एक बेटा जन्म लेगा। इस बेटे का नाम था विराट। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है विराट। और ये विराट नाम का जो व्यक्तित्व था, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने जौनसार बावर के क्षेत्र में जाकर के अपनी सत्ता स्थापित करी, विराट ने। और इसी विराट की एक बेटी आगे चल करके जन्म लेगी। इस बेटी का नाम है उत्तरा। उत्तरा के बारे में कहते हैं कि उत्तरा का विवाह आगे चलकर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से हुआ। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध आपकी इस कुड़िंदों के परिवार से है। जहां सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना कि सुबाहु कुड़िंदों का एक ऐसा राजा है जो महाभारत कालीन समय का है। इसका बेटा विराट है, विराट की बेटी उत्तरा है और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हो चुका था। ये सोर्स है आपका महाभारत। अब अगर मैं महाभारत के बाद देखूं तो महाभारत के बाद हमारे पास जो उल्लेख आता है या जिस चीज को लेकर के हम डिस्कस करते हैं, वो ग्रंथ आता है आपका वराहमिहिर की वृहत संहिता। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है वराहमिहिर और वराहमिहिर की रचना है वृहत संहिता। इसमें भी कुड़िंदों का उल्लेख। अब इसमें कुड़िंदों की जानकारी किस प्रकार से है? तो इसमें कुड़िंदों के लिए एक शब्द को प्रयोग में लाया गया। यह शब्द था कौड़िंद। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा और कुड़िंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ। लेकिन जो आपका ये वृहत संहिता नाम की पुस्तक है, इसमें कुड़िंदों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द आपका कौड़िंद है। तो रचना वृहत संहिता, और रचना को लिखने वाला व्यक्ति कौन? तो वो कैरेक्टर आपके वराहमिहिर। अब इस वराहमिहिर की वृहत संहिता रचना के अलावा हमारे पास जो दूसरी पुस्तक आती है, इस पुस्तक को हम अष्टाध्यायी कहते हैं। इस पुस्तक को हम अष्टाध्यायी कहते हैं। तो मैंने कहा कि यहां पर जो है एक दूसरी पुस्तक अष्टाध्यायी है। ये अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक जो है, जिस कैरेक्टर ने लिखी थी, इस कैरेक्टर का नाम था पाणिनि। पाणिनि ने लिखी है कौन सी किताब? अष्टाध्यायी। अब ये जो पाणिनि की लिखी हुई किताब अष्टाध्यायी है, ये पाणिनि और इसकी किताब है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक में एक शब्द का प्रयोग किया गया, जिस शब्द को हम लोग कुबुलुन कहते हैं। इस शब्द को क्या कहते हैं? कुबुलुन। और ये कुबुलुन शब्द जिन लोगों के लिए प्रयोग किया गया वो आपके कुड़िंद हैं। यानी
वराहमिहिर की व्रय संहिता में कौड़िन्य शब्द का यूज हुआ और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में शब्द कुबुलुन का प्रयोग किया जाता है। ये सब जानकारी दे रहे हैं किसकी? कुड़िन्य राजवंश को लेकर के। तो सारे के सारे एक एक लाइन वाली ये फैक्ट है। आप इन फैक्टों पर थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखते हुए चलना। चलो अब इस पाठ को और आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे पास एक रचना है वायु पुराण, और वायु पुराण के साथ साथ एक रचना है विष्णु पुराण। ये दोनों रचनाएं भी कुड़िन्नों की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कैसे? तो ये जो वायुपुराण नाम की रचना है, इस वायुपुराण नाम की रचना में कुड़िन्नों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द कहलाता है कुड़िन्द पथयोकस। वो शब्द कौन सा? वो शब्द है कुड़िन्द पथ्योकस। तो अगर प्रश्न बने कि कुड़िन्द पथ्योकस किसके लिए, कुड़िन्नों को या किस ग्रंथ में कुड़िन्नों को कहा गया है, तो ग्रंथ आपका वायु पुराण और विष्णु पुराण। जबकि इससे पहले मैंने क्या बताया? इससे पहले मैंने जो आपको डिस्कस कराया वो वराहमिहिर की व्रय संहिता है। व्रय संहिता में कौड़िन्य शब्द का यूज करा गया है, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें कुड़िन्नों के लिए हमने कुबुलुन नाम का जो ये शब्द है, ये शब्द प्रयोग करा। इससे और पहले चले तो हमने क्या करा कि महाभारत को पढ़ा, और महाभारत में देखा कि कुड़िन्नों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो कुड़िन्नों के राजा थे उन राजाओं के लिए द्विजश्रेष्ठ शब्द को यूज में लाया गया। वहां पर हमने देखा कि महाभारत के काल का एक राजा है जिसका नाम था सुबाहु, इसकी जानकारी महाभारत में, और इसके बारे में कहा गया कि इसने अपनी राजधानी श्रीनगर के क्षेत्र में स्थापित करी। इसके बेटे का नाम विराट, और विराट की जो बेटी थी इसका नाम था उत्तरा। ये सब ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अब ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अलावा और कहां से आप कुड़िन्नों का जानकारी कलेक्ट करते हो? तो अगर हम देखें तो कुड़िन्नों की जानकारी का एक और सोर्स मिलता है जो टॉलमी ने अपने विवरणों में दिया है। टॉलमी ने अपने जो विवरण दिए हैं उन विवरणों में एक शब्द को प्रयोग में लाया, जो शब्द है कुलिंद्रायन। अगर इस रंग से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो इन्होंने क्या करा? कुड़िन्नों के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया, और वो शब्द था आपका कुलिंद्रायन करके। तो कुलिंद्रायन शब्द कुड़िन्नों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और प्रयोग करने वाला कैरेक्टर कौन? टॉलमी। उत्तराखंड के क्षेत्र में एक व्यक्ति हुए हैं, इस व्यक्ति का नाम है एमपी जोशी। इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है एमपी जोशी। एमपी जोशी। और जोशी साहब ने क्या करा कि एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िनदास। ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लिखते हुए चलना इसको नोट्स बना करके। तो मैंने कहा कि एमपी जोशी की एक किताब है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िनदास, इसमें कुड़िन्नों की जानकारी। टॉलमी के जो विवरण है उनमें कुलिंद्रायन नाम का जो शब्द है उस शब्द का उल्लेख मिल जाता है। तो ये सारे के सारे जो डिटेल सामने मैंने रखी, ये सब आधारित थी किस पर? ग्रंथों पर, कि ग्रंथों में किस किस तरीके से कुनिंद राजवंश का उल्लेख मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राजवंश कुनिंद है, मैंने कहा कि इस राजवंश की जो जानकारी है वो अभिलेखों के द्वारा भी मिलती है। वो क्या करता है? अभिलेख भी कुड़िन्नों का उल्लेख करवाते हैं। और इस राजवंश को लेकर के टोटल 5 अभिलेखों का जिक्र हुआ, कि अभी तक हमने इस राजवंश के कुल 5 अभिलेख ढूंढे हैं, और उन 5 अभिलेखों में 4 अभिलेख तो ऐसे हैं जो मिलते हैं भरहूत से,
और भरहूत पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहां से मिलती है जानकारी एक तो। और अभिलेखों में एक दूसरा अभिलेख है जिस अभिलेख को हम कहते हैं मथुरा अभिलेख। ये अभिलेख उत्तर प्रदेश में है और यहां से आपको अभिलेख एक मिला है। 4 अभिलेख भरहूत से मिले और एक अभिलेख आपका मथुरा से मिला। और टोटल अभिलेख कितने हुए? टोटल अभिलेख मैंने कहा 5 है। लेकिन इन 5 अभिलेखों के अलावा हमारे पास एक अभिलेख देहरादून से मिला। और जो देहरादून से मिला हुआ अभिलेख है, ये अभिलेख प्राप्त होता है कालसी से। लेकिन ये जो अभिलेख है ये शिला पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? शिलालेख कह सकते हैं। अब ये शिलालेख जो कालसी में मिला है, अब ये शिलालेख क्या विशेषता दिखाता होगा, इस पर बात करते हैं। अब ये जो कालसी का शिलालेख है, इस कालसी के शिलालेख को मौर्यों का एक राजा हुआ करता था, इसका नाम था सम्राट अशोक। अशोक ने स्थापित कराया। और अशोक ने जो कालसी में शिलालेख स्थापित कराया, इसका उद्देश्य यह था कि वो पूरे विश्व को शांति का संदेश देना चाहता है। अहिंसा से दूर रहने की बात कर रहा है अशोक, हिंसा से दूर रहने की बात कर रहा है, अहिंसा को अपनाने की बात कर रहा है। और शांति संदेश देते हुए अशोक ने इस क्षेत्र में जो शिलालेख स्थापित करवाया वो था 257 ईसा पूर्व का। 257 बीसी के टाइम पीरियड में अशोक ने यहां शिलालेख जारी करवाया। अब ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख पर प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे? तो अशोक का जो ये शिलालेख हमको कालसी से मिला, इस शिलालेख में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा है प्राकृत। ठीक है, वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है प्राकृत। और जो इसमें लिपि का प्रयोग किया गया है वो लिपि है ब्राह्मी। लिपि कौन सी? ब्राह्मी। ठीक है। अब जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में जारी किया गया अभिलेख अशोक का है, इस शिलालेख को पहली बार जो पढ़ा गया वो 1860 में पढ़ा गया। और 1860 में जो ये शिलालेख पहली बार पढ़ने का श्रेय जाता है फॉरेस्ट को गए। तो फॉरेस्ट ने पहली बार पढ़ा था इस शिलालेख को। और जो ये शिलालेख हमारे बीच में जानकारी दे रहा है, तो ये जानकारी कुछ इस तरीके से भी देता है कि अशोक के इस कालसी का शिलालेख जो है, इसके इस नॉर्थ पूर्व के क्षेत्र में एक पशु का चित्र बना है। ठीक है। और पशु भी जो यहां पर दर्शाया गया है, जानवर, वो हाथी है। और हाथी के नीचे गजतम लिखा हुआ है। तो ये विशेषता कालसी के शिलालेख की। अब ये हाथी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हाथी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम्राट अशोक जो था ये बौद्धिज्म का फॉलोवर था, बौद्ध धर्म को मान करके चलने वाला। ये संकेत करता है हाथी। अब ये जो कालसी का शिलालेख है, इस शिलालेख को लेकर के आपने ये चीजें तो याद रखनी है, लेकिन जो आज के टाइम का कालसी नाम का क्षेत्र है, यहां पर आपकी उत्तराखंड की 2 इंपॉर्टेंट नदियां आकर के मिलती है कालसी में। कौन कौन सी? तो कालसी में एक नदी आकर के यमुना के रूप में पहुंचती है, और यमुना के अलावा यहीं पर जो दूसरी नदी आती है उसको कहते हैं टोंस। तो यमुना और टोंस के संगम पर है कालसी। यहीं पर स्थानीय गाढ़ गदेरा भी आता है। इस गाढ़ गदेरे को हम लोग अमलावा कहते हैं। तो कालसी शिलालेख को लेकर के इतने पॉइंट्स आप याद रखोगे। 257 ईसा पूर्व में जारी किया जा रहा है। दूसरा मैंने कहा इसमें जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि आपकी ब्राह्मी है। तीसरा मैंने कहा 1860 में पहली बार पढ़ा गया, पढ़ने वाला व्यक्ति फॉरेस्ट था। जबकि यहाँ कालसी के क्षेत्र में एक तरफ से यमुना आती है और एक तरफ से आपकी टोंस आती है, लेकिन एक स्थानीय गाढ़ गदेरा यहाँ पर काम करता है, इसका नाम है अमलावा। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी फिलहाल आपको 2 सेक्शन से अवगत कराया। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई ग्रंथों के माध्यम से कुड़िंदों का उल्लेख किस प्रकार से मिलता है, और ग्रंथों के अलावा अभिलेख किस प्रकार की व्यवस्था लाते हैं।
तीसरा हम लोगों को पढ़ना है जिसका आधार होगा कुड़िंदों की मुद्राएं। ठीक, और ये जो कुड़िंदों की मुद्रा वाला पार्ट है, इस मुद्रा वाले पार्ट को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, अगले सेशन में। आज मैं इस पार्ट को यहीं पर स्टॉप करूंगा और बाकी आप लोग लगे रहें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। जेम्स प्रिंसेप ने ये वाला नहीं पढ़ा था, ये दूसरा था। जेम्स प्रिंसेप ने ये वाला नहीं पढ़ा था, वो दूसरा है। ठीक है, मैं फिलहाल कालसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आज इसको यहां पर स्टॉप कर रहा हूं।